हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और नाइन्थ और टेंथ के जो कोर्सेज़ हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस हवाले से बायोलॉजी के फ़र्स्ट ईयर का जो है हमारा आज सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी की जो कुछ इंट्रोडक्शंस है उस इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। और ये जो है अक्सर बुक्स में जो है ये पहला चैप्टर होता है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है ये चैप्टर मौजूद ही नहीं होता। पहले बुक्स में था, लेकिन अभी जो रिसेंट जो बुक्स होते हैं उनमें मौजूद नहीं होता। लेकिन हम लोग इसमें जो कुछ जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को देखने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी जो है हम लोग किस चीज़ को कहते हैं ना। तो अगर हम लोग देख ले तो बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स की या जो जानदार चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं ना। बायोलॉजी जो है ये असल में साइंस की एक ब्रांच है। अगर हम लोग साइंस को देख ले तो साइंस जो है वो एक बहुत सी चीज़ों का मजमुआ होता है। जैसे साइंस में जो है केमिस्ट्री भी आती है, फिज़िक्स भी आती है, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग साइंस में पढ़ते थे। लेकिन अब जो है हम लोग साइंस को डिवाइड करते हैं, उसमें बायोलॉजी अलग होती है, केमिस्ट्री अलग होती है, फिज़िक्स अलग होती है और जो ब्रांचेस होते हैं साइंस के वो अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। लेकिन ये कौन सी ब्रांच है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स की या जो जानदार चीज़ें हैं उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। साइंस की जो ब्रांच है जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, उसमें जो है हम लोग एक जानदार की जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक जानदार किस तरह बना होता है, एक जानदार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब एक जानदार क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है कौन सी चीज़ें नहीं कर सकता, उन एक्टिविटीज़ को। और एक जानदार की जो केमिकल नेचर होता है कि एक जानदार जो है अगर हम लोग उसकी केमिस्ट्री देख लें तो वो किन किन चीज़ों से बना होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना होता है, तो उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है वो हम लोग बायो में करते हैं। और इसके अलावा जो है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, मतलब एक जानदार के जो जनरेशन टू जनरेशन करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जानदार से जो है जब दूसरा जानदार पैदा होता है तो इसमें वो करेक्टर किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। इन करेक्टर्स के ट्रांसफ़र को या ट्रांसमिशन को, मतलब एक जानदार के जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी जो केमिकल नेचर है और उसके करेक्टर्स के ट्रांसफ़र को हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ के मानी को देख ले तो बायोलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक जो है बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब ज़िंदगी। और लोगी का अगर हम लोग मतलब देख ले तो उसका मतलब होता है नॉलेज या स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग लाइफ को देख ले कि हम लोग लाइफ किस चीज़ को कहते हैं, ज़िंदगी है क्या चीज़। अगर हम लोग ज़िंदगी को देख ले तो ज़िंदगी को दो नज़र से या दो एंगल से देखा जा सकता है। एक जो है ज़िंदगी या लाइफ जो है, जिस तरह हम लोग बायोलॉजी उसको देखते हैं, बायोलॉजिस्ट जो उसको देखते हैं कि मतलब एक जानदार किस तरह बना होता है, किस तरह मतलब वो रिप्रोडक्शन करता है, कौन कौन से काम करता है, किन किन चीज़ों से बना होता है। तो एक जो है बायोलॉजिस्ट इस नज़र से लाइफ को देखते हैं, मतलब बायोलॉजिस्ट की नज़र में जो है लाइफ ये चीज़ है। मतलब अगर कोई चीज़ ग्रो कर सकती है, कोई चीज़ डिवाइड हो सकती है, किसी चीज़ की रिस्पायरेशन हो सकती है, वो मूवमेंट कर सकती है, तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाइफ या ज़िंदगी हम लोग इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन जो फिलासफर्स होते हैं या जो थियोलॉजियंस होते हैं वो फिर लाइफ को एक और एंगल से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी हमें दी ही क्यों है या इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो फिर जो है फ़िलासफ़र्स होते हैं उनकी फिर अपनी थ्योरियाँ होती हैं, वो फिर एक नए नज़रिए से या किसी और एंगल से लाइफ को देखते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजिस्ट की नज़र से लाइफ को देख ले तो बायोलॉजिस्ट जो है वो ज़िंदगी को या लाइफ को किस नज़र से देखते हैं। वो सबसे पहले इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों को दो चीज़ों में डिवाइड करती हैं। एक लिविंग और दूसरे जो है नॉन लिविंग। मतलब बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में या इस ज़मीन पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लिविंग है और कौन सी चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग है, उनको डिवाइड करता है। बायोलॉजिस्ट का सबसे
जो मेन काम होता है वो ये होता है। और तीसरी जो है, अगर हम लोग लाइफ को देख लें तो लाइफ जो है वो एक चीज़ पे बेस करती है जिसको हम लोग सेल भी कह सकते हैं। और अगर सेल को हम लोग देख लें तो सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ इंक्लोज है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर फिर जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं, उन ऑर्गेनलीज के साथ जो साइटोप्लाज्म है, एक साइटोप्लाज्म हो गया और एक न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को जो है हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दो चीज़ों को जो है हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, किस तरह उसमें चेंजेस आती है और किस किस वक्त पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बायोलॉजिस्ट का एक ये काम होता है। पहला काम ये होता है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करता है। दूसरा काम ये होता है कि वो प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करते हैं। प्रोटोप्लाज्म की स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो ही बायोलॉजिस्ट की नज़र में एक लाइफ है। मतलब प्रोटोप्लाज्म को अगर हम लोग देख ले तो प्रोटोप्लाज्म में रिस्पायरेशन भी होती है, प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे ही रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे ही डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे ही चीज़ें टूटती है, जो चीज़ें बनती हैं। तो इस वजह से एक बायोलॉजिस्ट को जो है प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करनी होती है। ठीक है। अगर हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स को देख लें, मतलब अगर एक बायोलॉजिस्ट लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना चाहता है तो वो किस तरह डिस्टिंग्विश करेगा? सबसे पहली जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक रिस्पायरेशन है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा, मतलब एक बॉडी को, एक सब्सटेंस को हम लोग उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे अगर उसमें रिस्पायरेशन की खासियत मौजूद है, वो रिस्पायरेशन कर सकता है। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में वो खुराक को तोड़कर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता हो, इसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की सबसे मतलब एक खासियत जो है वो रिस्पायरेशन है। दूसरी खासियत अगर हम लोग देख लें तो ऑर्गेनिजम्स की जो दूसरी खासियत है वो ग्रोथ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरी जो खासियत है वो मूवमेंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरह इंटेक ऑफ वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी ले सकते हैं, मतलब उसको इंटेक कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग एक खासियत को देख ले तो वो एक्सक्रीशन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होंगे वो उसको एक्सक्रीट कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ डेवलपमेंट जो है ये सबसे मेन खासियत है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम लोग एक बेजान चीज़ को देख लें तो अगर वो 10 साल पहले जिस हालत में थी आज भी वो उसी हालत में पड़ा होगा, क्योंकि वो एक जानदार बेजान है ना। वो अपने जिस्म को डेवलप नहीं कर सकता, उसमें चेंजेस नहीं ला सकता, उसको बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकता। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पहले जाइगोट होता है, फिर जाइगोट से मतलब गेस्ट्यूला, मार्यूला, वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर फिर एक बाकायदा एम्ब्रियो बन जाती हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हो पीछे कि उसमें किस तरह चेंजेस आती हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे जो मेन खासियत है वो डेवलपमेंट है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटे से स्टेज से शुरू होकर एक बहुत बड़े स्टेज तक खुद को पहुंचा सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। मतलब मेन सबसे मेन खासियत जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो डेवलपमेंट है। और इसी के साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन है। मतलब ये है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ें कांस्टेंट रहने की या कांस्टेंट कंटेन रखने के लिए उस मतलब जो चीज़ें मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है, वाटर की लेवल है, तो उन ऑर्गेनिज्म में जो है ऑर्गेनिज्म में ये खासियत होती है कि जो चीज़ें उससे ज़रूरत होती है उनको वो कांस्टेंट रखता है, अपने बॉडी में उन चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। इसी तरह टेम्परेचर हो गया वो मेंटेन कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों को गर्मी हो जाए या हम लोग कहीं धूप पे खड़े हो तो हमें पसीना निकलना शुरू हो जाता है, वो इस वजह से कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। हालांकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे उसे मेंटेन करना होता है। तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो स्वीटिंग करता है, मतलब वो पसीना निकलता है, जिसकी वजह से जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है।
तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेगुलेशन भी कर सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर किसी सब्सटेंस में या किसी बॉडीज़ में मौजूद हो तो मतलब वो बॉडी या वो सब्सटेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब अगर हम लोग देख ले तो ये सारी चीज़ें रिस्पायरेशन, ग्रोथ, इनटेक ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन, डेवलपमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें एक प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे भी होती हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर कहा कि प्रोटोप्लाज्म ही ज़िंदगी है, मतलब ज़िंदगी की अगर हम लोग शुरुआत देख लें तो वो शुरुआत ही प्रोटोप्लाज्म से है। ठीक है। तो मतलब सबसे सिंपल लाइफ जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर एक टिश्यू के लेवल पे होती हैं, फिर ऑर्गन के लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम, इसी तरह फिर एक सारे जानदार की बॉडी को अगर हम लोग देख लें तो ये सारी चीज़ें एक जानदार के लेवल पे भी होती हैं। तो मतलब स्टार्ट जो है वो कहाँ से है, वो प्रोटोप्लाज्म से है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन और मेकिंग कर सकता है। मतलब उस वो जो चीज़ें लेता है उनको तोड़कर जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो चीज़ें उनसे बनाते हैं। मिसाल के हम लोग खुराक लेते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा जिस्म उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके नई चीज़ें बनाता है, वो चीज़ें हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉलिक्यूल्स की मेकिंग और ब्रेकडाउन कर सकता है, और इसी के साथ साथ उसकी जो मेकिंग और ब्रेकडाउन में है वो एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट करता है उनसे, वो उनसे एनर्जी लेता है और वो भी अपने कामों में यूटिलाइज़ करता है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक सबसे मेन खासियत है। ठीक है। सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो रिप्रोडक्शन है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने नस्ल को आगे बढ़ा सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, उनकी नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को देख ले तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जीन्स को ट्रांसफ़र करता है, खसूसियात ट्रांसफ़र करता है अपने बच्चों में, अपने जो डॉटर्स होते हैं या जो सन्स होते हैं उनमें अपने खसूसियात ट्रांसफ़र करता है। तो वहाँ पर खसूसियात को ट्रांसफ़र करने में जो है जीन्स, वहाँ पे जीन्स होते हैं। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाहता हो तो वो जीन्स उस ऑर्गेनिज्म ने ट्रांसफ़र करने होते हैं, ताकि वो खसूसियात भी उस ऑर्गेनिज्म में जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। तो मतलब जीन जो है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत है। इसी के साथ साथ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने साइज़ को या वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहता हो तो वो फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ कर देता है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये भी खसूसियत है कि वो लेबर ऑफ सेल डिवीज़न या सेल्स डिवीज़न ऑफ लेबर्स ऑफ सेल, मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं। मिसाल तो इंसान को देखा जाए तो दिमाग के जो सेल्स होते हैं उनका अलग काम होता है, मसल के जो सेल्स होते हैं उनका अलग काम होता है, से आई के अंदर या आँख के अंदर जो सेल होते हैं उनका अलग काम होता है। तो मतलब सेल को जो है काम के बेस पे जो है उनकी डिवीज़न होती है, कि जो सेल जो काम करते हैं उनका वही काम होता है, और वो एक दूसरे के साथ फिर इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। तो मतलब लिविंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो है सेल की जो लेबर ऑफ सेल जो है उनकी भी डिवीज़न हो चुकी होती है। और अगर हम लोग यूनिसेलुलर के लेवल पे देख ले तो वहाँ पर फिर ऑर्गेनलीज होती हैं एक सेल के अंदर। अगर हम एक सेल को देख लें तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ और सी चीज़ें, मिसाल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसी तरह राइबोसोम्स, कुछ और भी ऑर्गेनलीज होते हैं। वो उन सब ऑर्गेनलीज का फिर अलग अलग काम होता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपना पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब वो एनर्जी बनाकर सेल को देता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने काम होते हैं, राइबोसोम के अपने काम होते हैं, न्यूक्लियस के अपने काम होते हैं। तो मतलब सेलुलर लेवल पर अगर हम लोग एक सेल को देख लें या एक प्रोटोप्लाज्म को देख लें तो उसके अंदर जो ऑर्गेनलीज होती हैं उनकी भी डिवीज़न हो चुकी होती है, मतलब उनका अपना अपना काम मालूम होता है। इसके बाद अगर हम लोग देख लें तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग समझना चाहते हैं ना, अगर एक बायोलॉजिस्ट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहता है तो वो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ स्टेजेस पर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होगी। स्टेजेस से क्या मतलब है कि सबसे पहले उसने देखना है कि वो किन किन एटम से बना हुआ है, और वो एटम्स फिर आगे जाकर कौन कौन से मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल बनाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है,
और वो मालिक्यूल पे जाकर आगे कौन से ऑर्गेनलीज बनाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, वो ऑर्गेनलीज फिर जा कर के कौन से सेल्स बनाते हैं, किस तरह के सेल्स, और फिर कौन से सेल जो है वो किस तरह के टिश्यूज़, फिर किस तरह के ऑर्गन सिस्टम, ये जो है इसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि मतलब एक एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के एक बायोस्फीयर या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक हमें स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को स्टडी करना होता है। फिर जाकर हम लोग बायोलॉजी की स्टडी या एक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं, अगर हम लोग सब चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल उनकी स्टडी कर लें। यहाँ पे हम लोगों ने एक पिक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो फिर जा कर के एटम्स बनाते हैं ना। एटम्स फिर आगे जा कर के एक माइक्रो मालिक्यूल्स या मैक्रो मालिक्यूल्स बना सकते हैं। फिर मैक्रो मालिक्यूल्स या माइक्रो मालिक्यूल मिलकर फिर ऑर्गेनलीज बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस वगैरह हो गए। ठीक है, यही ऑर्गेनलीज जो है फिर सेल्स बनाते हैं। सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब एक ऐसा चीज़ जो मतलब उसमें पूरी ज़िंदगी कंसिस्ट कर। अगर हम लोग सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस को देख लें तो ये अगर न्यूक्लियस अकेला होगा तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि ये एक जानदार है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया अकेला होगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जानदार है, क्योंकि एक सेल के लिए, एक ऑर्गेनिजम्स के सारे एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो सारे काम वो एक ऑर्गेनली अकेला नहीं कर सकता। लेकिन सेल में अगर हम लोग देख लें तो न्यूक्लियस अपना काम कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक सेल बना होता है। और वो सेल सेल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कंप्लीट एक ऑर्गेनिजम्स या यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे ज़िंदगी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर सेल जो है हम लोग अगर देख ले तो सेल जो है फिर जाके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन बनते हैं, जैसे ब्रेन हो गया टिश्यू में, मिसाल के तौर पर नर्वस टिश्यू हो गया। फिर ऑर्गन जो है फिर जा कर के ऑर्गन सिस्टम, मिसाल के तौर पर जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, पेरिफेरल जो नर्व्स होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम होते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। मिसाल के तौर पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह बहुत से मतलब बेशुमार जो सिस्टम्स होते हैं इंसान के अंदर, वो सब मिलकर फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। फिर जो है एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल करके स्पीशीज़ या पॉपुलेशन बनाते हैं। ये फिर आगे हम लोग जाएंगे कि स्पीशीज़ और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होती है। अगर हम लोग स्पीशीज़ की डेफिनेशन करें तो स्पीशीज़ जो है उन जानदारों को कह सकते हैं जो मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनको, उन ऑर्गेनिजम्स को फिर हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। अगर एक स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स एक जगह पे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर एक शहर है पाकिस्तान का, लाहौर है या इस्लामाबाद है, तो वहाँ पे इंसानों की जितनी भी तादाद है, इंसान जो है वो एक स्पीशी। अब जितने भी इंसान वहाँ पे मौजूद होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये इंसानों की पॉपुलेशन है। अगर किसी और ऑर्गेनिजम्स की, मिसाल परिंदों में से किसी परिंदे की एक स्पीशी को उठा लिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि इस शहर में इन परिंदों की इतनी पॉपुलेशन है। तो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर स्पीशीज़ या पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पर एक शहर में इंसान भी रह रहा है, वहाँ पर और भी बेशुमार से जानवर भी रह रहे हैं, परिंदे भी रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर रह रही होती हैं। तो उस जगह को या उस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है जिसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद होते हैं, उसको फिर हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो फिर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर हम लोग एक शहर में देख लें या मिसाल के तौर हम लोग एक जंगल की मिसाल लेते हैं, तो उस जंगल में जो है एक परिंदा जो है वो एक पौधे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक पौधा जो है वो फिर ज़मीन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो चीज़ें मर जाती हैं ज़मीन में मिल जाती हैं, एक पौधा फिर उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। फिर एक मतलब मिसाल के तौर पर उस पौधे को कोई भेड़ या कोई और चीज़ खा लें, तो मतलब वो भेड़ या जो जानवर है वो उस पौधे पे डिपेंडेंट था, उस जानवर को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है। तो मतलब एक इकोसिस्टम में वो सारे जानदार मौजूद होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक खुराक के हवाले से ना, ज़िंदा रहने के हवाले से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो एक जगह रहकर एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते हैं और उस जगह को फिर हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं।
फिर अगर हम लोग देख ले तो इकोसिस्टम्स जो है मुख्तलिफ इकोसिस्टम पे बाय मिसाल के तौर पर एक समंदर जो है या एक तालाब भी हमारे पास एक इकोसिस्टम है, क्योंकि एक तालाब में जो है एक मछली होती है, मेंढक होती है, वहाँ पे पौधे होते हैं, वहाँ पे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो सारा एक इकोसिस्टम बना रहे थे। इस तरह मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिल करके एक बायोस्फीयर, ज़मीन जितनी भी ज़मीन है, इस ज़मीन पर जितने भी इकोसिस्टम है उनको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे जो है यही डिटेल ये हुए हैं कि सबसे पहले जो है एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल होता है। सब एटॉमिक लेवल पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो सब मिलकर एटम बनाते हैं। ठीक है, अब जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सारे एटम से बने होते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी चीज़ें मौजूद होते हैं उनकी जो बेसिक कंपोनेंट है वो एटम होता है। फिर एटम जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग देख लें तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब एटम जो है वो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाइंड करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग देख ले तो वो दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और इसी तरह कुछ और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इसी तरह मतलब पॉलीपेप्टाइड्स या जो पॉलीसेकेराइड्स, मतलब स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है। और इसी तरह मतलब कुछ सेलुलोज है ना, इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिनकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होती है, तो उनको फिर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को जो है हम लोग एक और तरीके से भी उनकी डिवीज़न कर सकते हैं। एक जो होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक टाइप जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट मौजूद हो। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे तरीके से देख ले तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जो जानदार के अंदर मौजूद होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, उन चीज़ों को, उन मालिक्यूल्स को हम लोग ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है इनऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है मिसाल के तौर पर NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये इस तरह के कुछ मालिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन चीज़ों से मतलब बहुत ख़ास उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, या वो बना ही नहीं सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म उन मालिक्यूल्स को। उन मालिक्यूल्स को फिर हम लोग इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम लोग मालिक्यूल्स के लेवल से आगे अगर हम लोग लेवल देख ले तो वो फिर आता है ऑर्गेनली लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूल फिर हर मिलकर हम लोगों ने कहा कि ऑर्गेनलीज बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनलीज जो है वो फिर जिनको हम लोग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, जिनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी वो मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा कि जो एक सेल के अंदर जो है ऑर्गेनलीज की भी लेबर ऑफ डिवीज़न हो चुकी होती है। मतलब एक सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस होता है, वो उसको एनर्जी बना के देता है। ठीक है, अब अगर हम लोग राइबोसोम को देख ले तो वो प्रोटीन बनाता है, या जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको बनाता है। सेल मेम्ब्रेन्स या जो चीज़ें मतलब सेल के सपोर्ट के लिए काम करती है वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं। अगर अब माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, सिर्फ राइबोसोम मौजूद हो वहाँ पर, तो क्या राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि राइबोसोम जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एनर्जी बना के माइटोकॉन्ड्रिया ने देना होगा, और राइबोसोम ने जो है फिर प्रोटीन बना कर देना होगा। इसी तरह कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने अपने काम करने होते हैं ना, एक ऑर्गेनली जो है वो दूसरे ऑर्गेनली का काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर हम लोग सेलुलर लेवल पर मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज मिलकर फिर जो है क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट भी हम लोग उसको कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है, क्योंकि एक सेल ही वो वाहिद एक
चीज़ बन जाती है ऑर्गेनल, पहले एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर फिर ऑर्गेनलीज बनाते हैं, ऑर्गेनलीज फिर मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फिर हम लोग प्रॉपर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, वो सेल होता है। अब सेल को अगर हम लोग देख ले तो वो भी दो किस्म का होता है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरे किस्म के जो सेल्स हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फिर क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स जो है वो सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद या बल्कि न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। ठीक है, उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। या जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनलीज होते हैं वो फिर हम लोग सेल को अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज होते हैं कि उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज होती हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे राइबोसोम हो गया। कुछ और भी मिसाल के तौर पर कुछ और भी ऑर्गेनलीज होते हैं जिनके ऊपर वो जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स में वो सारे ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं जिन पर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, लेकिन उन ऑर्गेनलीज के जो काम करते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उसका एक अल्टरनेट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो चीज़ें उन सेल में भी मौजूद होती हैं, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं होता। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए वगैरह होती है वो भी इन सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसी तरह गोल्जी बॉडीज़ हो गए, तो मतलब उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके जो बेसिक मटेरियल्स हैं वो इन सेल्स में भी मौजूद हैं। यूकैरियोट्स में अगर हम लोग देख ले तो वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर विदाउट न्यूक्लियस नहीं, बल्कि यहाँ प्रोकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उस वहाँ पे एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ न्यूक्लियस के जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है वो चीज़ें मौजूद होती हैं, उनके ऊपर प्रॉपर एक मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता। और यूकैरियोट्स में जो है जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज होती हैं वो सारे यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। अगर हम लोग सेल, अब अगर हम लोग सेल को देख ले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख ले तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जैसे अमोइबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वॉल्वेक्स, क्लोमेडोमोनास, इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ एक सेल पे मौजूद मुश्तमिल होते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को फिर हम लोग यूनिसेलुलर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देख लें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब उनमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स हो गए, मेन हो गए, कुछ और चीज़ें, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी है ना, उनको फिर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब अगर हम लोग एक सेल से आगे जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो वो फिर जो है टिश्यू लेवल है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिमिलर सेल होते हैं, एक इस तरह के सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन या सेम फंक्शंस, मिसाल तो ब्रेन के जो सारे सेल्स हैं वो सारे ही मतलब सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर कोई रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब ब्रेन के जितने भी सेल हैं, मतलब उनका जो फंक्शन होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करना नहीं होता, लेकिन जो सेल के हार्ट के जो सेल्स होंगे वो ब्लड को पंप करने होंगे। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह मसल के जो सेल्स होंगे वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के काम करने होंगे। तो एक इस तरह सेल का ग्रुप जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होगा उन, और वो एक वही काम कर रहे होते हैं एक साथ, तो फिर उन सब सेल को जो है हम लोग एक जगह पे टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, उसको टिश्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी एपिडर्मस सेल्स हैं ना, मिसाल स्किन के जो सेल्स हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो जिस्म को बाहर जितनी भी चीज़ें बदलती हैं, मिसाल तो वायरसेस, बैक्टीरिया, टेम्परेचर से, धूप से, गर्मी से, सर्दी से, इन चीज़ों को बचाने के लिए जो एक जिस्म के पास जो सेल्स होते हैं वो एपिडर्मस सेल्स होते हैं, तो फिर वो एक एपिडर्मस टिश्यू हो गया। इसी तरह प्लांट में अगर हम लोग देख ले तो जाइलम जो है वो एक टिश्यू है, क्योंकि वो वाटर कंडक्ट करता है, वाटर पहुंचाता है। इसी तरह अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो वो फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। मसल की बात करेंगे तो वो कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग टिश्यू है। तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल, जब मतलब एक तरह के सेल सेल एक जगह हो जाए और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हो तो फिर उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू के लेवल पे भी आपने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता है। मिसाल के तौर पर ग्लैंड जो है ये एक इस तरह का टिश्यू होता है जो सिक्रेटरी टिश्यू होता है, मतलब वो
हार्मोन्स या कोई केमिकल बना करके उसको सिक्रीट कर रहा होता है, तो उसको हम लोग ग्लैंड कह सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू।